गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज बेटा जो है आज की सेशन से 20 मार्क्स जो है एमसीक्यू का वो पूरा ही क्लियर होगा। आज के सेशन में संस्कृत से, क्योंकि आप लोगों को जो एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है संस्कृत से भी 1-2 क्वेश्चन आता है, ग्रामर से क्योंकि 10 क्वेश्चन जो आप लोग अभी तक जितना भी मॉडल पेपर सॉल्व किए हो आप लोग सब में देखे हो कि 10 नंबर किसका आता है। 10 नंबर हमारे गद्य और काव्य से आते हैं, ठीक है। 10 नंबर जो है 10 नंबर का जो एमसीक्यू है आप लोगों का गद्य और काव्य से आता है, और 10 नंबर का एमसीक्यू आपका ग्रामर से आता है, जिसमें कि हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर ये सभी उसमें ऐड रहते हैं। तो आज की क्लास में आप लोगों का पूरा जो है गद्य काव्य संस्कृत से और संस्कृत ग्रामर से जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन पाया है सारा आज की क्लास में आप लोगों को पूरा एमसीक्यू मिलेगा, और पूरा 20 नंबर जो है वो आप लोगों का पक्का हो जाएगा। कहीं मतलब आप लोग पूरे सेशन को देखिए, कहीं भी कोई भी आप लोगों को डाउट हो उसको तुरंत आप लोग पूछिए, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। कथन वाले भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, कथन वाले 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मैं ऐड की हूँ। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, या झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट सभी लोग आंसर देते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं, प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तो क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, या मुंशी प्रेमचंद्र एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए भाई फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार है, रामविलास शर्मा उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है, उपन्यासकार के रूप में, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है, या अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। बताइए भाई फटाफट बताते रहिए, सभी लोग का रिप्लाई आना चाहिए, सभी लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। 4 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा 4, है ना। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र या दिनकर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? आकाशदीप के लेखक हैं फर्स्ट। अगर जिसको आता होगा उसका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ा होगा वो एक बार और अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, सुधा और हंस, छाया और प्रभा और सरस्वती। कौन सी है इसमें? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए भाई फटाफट सभी लोग। 1 हो जाएगा मर्यादा और हंस। भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा,
भूषण या तो फिर राय कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है? भारत दुर्दशा किसकी रचना है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है। झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, निबंध है या फिर उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 8। झूठा सच किस विधा की रचना है? फटाफट भाई बताते रहिए सभी लोग। एक इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बी वो करेक्ट है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, परीक्षा गुरु है, गोदान है, अलग अलग व्यातिरणी है या इनमें से कोई नहीं है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है भाई? ये तो सबको पता है, अभी हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व किए थे तो उसमें ये क्वेश्चन मिला हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। हिंदी की प्रथम कहानी है, ये भी क्वेश्चन था, अभी एक मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व किए थे उसमें ये भी था। कफन है, ममता है, इंदुमती है या इनमें से कोई नहीं है? प्रथम कहानी पूछ रहा है बेटा हिंदी की, तो हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती। अनामिका के रचयिता है महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत या अज्ञेय? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कथन वाले ज्यादा ऐड किए हैं क्योंकि बच्चों को कथन वाला जो क्वेश्चन होता है आप लोग उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो ना। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तितली कहानी विधा की रचना है या महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं या ममता उपन्यास विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे छांट कर लिखिए या उसे पहचान कर लिखिए। झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, आवारा मसीहा एक उपन्यास है, महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का भाई बताइए कि हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र है या महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है? तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या अमृतलाल नागर? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? त्याग पत्र। पत्र है बेटा, थोड़ा सा जहां पे आप लोग को लॉजिक लगाना हो वहां पे लगा दिया करो, ठीक है, चीजों को समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? पत्र, है ना। पत्र लिखा द्र, तो इसका हो जाएगा जैनेन्द्र। द्र मिल रहा है, यहाँ पे त्र मिल रहा है, ठीक है। त्याग पत्र जैनेन्द्र, द्र, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक जहां मिल जाएगा वहां मैं बता दूंगी आप लोग को। गबन की विधा है, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है या कहानी है? गबन किसकी विधा है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 का गबन क्या है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या एकांकी है? तो गबन है बेटा, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कंकाल के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र, निराला, रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद? तो कंकाल के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा, क्या होगा भाई बताइए? आप लोग बताते रहिए, मैं तो हुई, मैं तो बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 का कंकाल जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। आगे चले। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यशपाल, प्रेमचंद्र, राजेंद्र यादव? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? पंच परमेश्वर है प्रेमचंद्र का, ठीक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु या अज्ञेय? शेखर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 शेखर
शेखर अज्ञेय। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉजिक लग गया, शेखर और अज्ञेय। ठीक है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, ठीक है, सॉरी उपन्यास में आत्मकथा है। जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या एकांकी, किसकी विधा है भारत दुर्दशा? बताते रहिए भाई फटाफट आप लोग। ये क्या है? भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है भाई? एकांकी है कि उपन्यास है कि आत्मकथा है? ये है बेटा एकांकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। सेवा सदन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा भाई? फटाफट रिप्लाई आए सभी बच्चों का। सेवा सदन है प्रेमचंद्र का। ठीक है, 20 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्य है? यात्रा साहित्यकार पूछे तो बस राहुल संकृतायन को मार दीजिए कहीं भी देख के, उन पे टिक लगा दीजिए। यात्रा पूछे बस। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल, लल्लूलाल सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पंचांग, मथुरा नाथ शुक्ल। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के हैं? द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग या शुक्लोत्तर युग। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का फटाफट आंसर बताते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 सारे बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा, ये है भारतेंदु युग के। आगे आ जाते हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। राजेंद्र यादव है, राजेंद्र प्रसाद ने बेटा, राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, प्रभाकर माचवे। कौन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 का क्या हो जाएगा? चेखव जो है इसके लेखक है राजेंद्र यादव। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, किसकी है? जीवनी है, संस्मरण है या तो भेंट वार्ता है, नाटक है। बेटा ये स्मृति की रेखाएं ये एक संस्मरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा सी वाला, संस्मरण। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? रामचरण गोस्वामी, दौलत राम, धर्मवीर भारती या चतुरसेन शास्त्री। 26 का क्या हो जाएगा? शुक्लोत्तर धर्मवीर। ठीक है, शुक्लोत्तर और धर्मवीर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। तितली कृति की विधा है। तितली जो है वो किस विधा की है रचना? कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है या नाटक है? क्या है? तो तितली बेटा है, ये है उपन्यास। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, बहुत अच्छा। रामचंद्रिका के रचयिता है कौन है? तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या केशव दास। 28 का रामचंद्रिका। मैं ये भी आप लोगों को लॉजिक बताई थी, मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन आया था ये रामचंद्रिका वाला, तो वहां मैं बताई थी कि उनको केशव भी बोलते हैं ना, तो इसका हो जाएगा रामचंद्रिका केशव दास। आंसू के रचनाकार हैं। आंसू किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको आता होगा कि आंसू के रचनाकार हैं। आंसू के रचनाकार कौन है भाई? ये है जयशंकर प्रसाद। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है, किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? किसकी ये रचना है? ये है महादेवी वर्मा की। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, निगेटिव आंसर हमें देना है। परिमल है, पल्लव है, रश्मिबंध है, ध्वर्ण धूलि है। कौन सी रचना है जो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? रश्मि बंध, स्वर्ण धूलि, पल्लव। तो इसमें हो जाएगा परिमल। जो परिमल है वो उनकी रचना नहीं है। क्योंकि रिवीजन करना बेटा बहुत सुपर फास्ट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं,
ठीक है, आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो, अच्छा से रिवीजन भी हो जाए। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर, कुरुक्षेत्र, हुंकार या तो फिर रश्मि रथी। तो अज्ञेय की रचना है कौन सी है भाई, बताइए बेटा, फटाफट बताइए। 32 का हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। कबीर ने लिखी है, कबीर ने क्या लिखी है, सूक्तियां, साखी, कविताएं या तो फिर कहानियां। तो कबीर ने सबको पता है, कबीर ने साखी लिखा है। वैदेही वनवास के रचयिता है शांति प्रिय द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय और सिया राम शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का बताइए फटाफट। वैदेही, वै औध, ठीक है, यहां से मिल रहा है ना, वैदेही औध हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वैदेही वै और यहां पे लास्ट हमारा मिला औ, ठीक है। आगे चलते, दिनकर की रचना है वीणा, पल्लव, सीपी और शंख, रुक्मणी, परिणय। कौन सी दिनकर की रचना है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा भाई, दिनकर की रचना है वीणा है, पल्लव है, सीपी और शंख है या तो फिर रुक्मणी, परिणय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, सीपी और शंख। सारंगधर रचनाकार है किसका, परमाल रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो या तो फिर विसल देव रासो। क्वेश्चन नंबर 36 का, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए भाई, फटाफट सभी लोग बताते रहिए। सारंगधर रचनाकार हैं, किसके हैं भाई, ये हैं हमीर रासो, ठीक है। विहारी किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। बिहारी किस युग के कवि हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो बिहारी है बेटा, बिहारी, रीति है ना, बी री, इससे या तो फिर लास्ट में री आए, ठीक है, लास्ट में री आए, बी को हटा दीजिए, लास्ट में री आए तो रीतिकाल, ठीक है, लास्ट में री आए इसलिए रीतिकाल। केशव दास काव्यधारा के कवि है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, प्रयोगवादी, रीति सिद्ध। केशव दास, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए भाई। केशव दास हैं रीतिबद्ध। रीतिकाल की रचना है कौन सी है, रामचरितमानस है, प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रनस है बेटा, प्रवास नहीं है, ठीक है, प्रिय प्रनस है, रामचंद्रिका है, प्रेम माधुरी है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल रामचंद्रिका, ठीक है, रीतिकाल रामचंद्रिका, ऐसे आप लोग लर्न कर लेना। रीतिकालीन कवि हैं केदार भट्ट, पद्याकर, कृष्णदास, जायसी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन आंसर हमारा हो जाएगा ग। त्रिवेणी किस विधा की रचना है, निबंध है, आलोचना है, नाटक है या उपन्यास है। 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताते रहिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 41 ये है त्रिवेणी आलोचना है, ठीक है। विचार विधि किसका निबंध संग्रह है, अब बताइए विचार विधि किसका निबंध संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो विचार विधि किसका है भाई, इनका तो है नहीं, बालकृष्ण भट्ट का है नहीं, प्रताप नारायण मिश्र का है, बताइए भाई। 42 का प्रताप नारायण मिश्र का है नहीं है, ये है रामचंद्र शुक्ल का। मित्रता निबंध के रचनाकार हैं, अभी ये तो मैं नहीं बताने वाली, इसका आंसर आप लोग बताइए, मैं टिक कर दूंगी भाई। इसका आंसर आप लोग बताते रहिए और मैं टिक कर दूंगी, मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप लोग के बुक में जितना चैप्टर है, ठीक है, उतने चैप्टर के पूरे राइटर का नाम आप लोग याद कर डालिए, गद्य हो या काव्य हो, संदर्भ लिखने के लिए इतना तो आप लोग कर ही लीजिए। प्रसाद जी द्वारा लिखे गए महाकाव्य का नाम है कौन सा है, कामायनी है, आंसू है,
कानन कुसुम या झरना है? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा गंगा लहरी रचना है। किसकी रचना है? गंगा लहरी। 45। क्वेश्चन नंबर 45 गंगा लहरी रचना है। ऑप्शन नंबर क हमारा राइट है। भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? 46 का क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो भूषण है वो किस युग के कवि हैं? तो ये हो जाएगा रीतिकाल। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी, भिखारी दास या माखनलाल चतुर्वेदी या ठाकुर? कौन है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए फटाफट। एक 2 सेकंड बहुत है एक क्वेश्चन के लिए। जिसको आता रहेगा वो तो तुरंत रिप्लाई कर देगा, उसको उतना भी टाइम लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 ये हो जाएगा ग। ठीक है, आगे बढ़े। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है 8, 9, 7 और 6। ये 6 है बेटा। ठीक है, ऊह नहीं है। चल, तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। सूफी काव्य धारा के कवि हैं जायसी, जायसी, नानक, रैदास या तुलसी? 49। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा? सूफी काव्य धारा के कवि हैं जायसी। क्वेश्चन नंबर 50 परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, ठीक है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। परमाल रासो किस युग की रचना है? किस काल की रचना है? क्वेश्चन नंबर 50 बताइए भाई। ये हो जाएगा आदिकाल। अब यहां तक तो बेटा हमारा 50 जो क्वेश्चन था, यहां तक आप लोग का गद्य और काव्य, ठीक है, सबसे मिलाकर था। और आगे के जो 50 या 60 क्वेश्चन है वो आप लोगों के हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है। और उससे आप लोग देख लेना, जरूर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, इतना तो मैं 100% श्योर हूं। ठीक है, जरूर से जरूर आएगा। आप लोग सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहो ताकि और दूसरे भी जो बच्चे हैं उसका लाभ उठा सकें। रस का नाम बताना है। क्या बताना है? जथा पंख, पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन कविबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावन माही। ठीक है, यहां पर कौन सा रस है? यहां पर कौन सा रस है कि मतलब जहां पर पंख नहीं होता है, पक्षियों का कोई मतलब नहीं है, है ना? पंख नहीं है तो पक्षी बेकार है, फन नहीं है तो सर्प बेकार है। तो यहां पर कौन सा रस होगा बेटा? तो यहां पर होगा करुण रस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। यहां पर भी रस बताना है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महामुनि महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीतरी तुलसी सो कथा सुनीते, मुनि वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे। मतलब यहाँ पर क्या है? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। यहाँ पर जो विंध्य के वासी रहते हैं, ठीक है, वहां पर आप लोगों ने देखा सुना होगा स्टोरी की, मतलब जो रामचंद्र जी जो रहते हैं, किसी को श्राप मिला रहता है बेटा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई रहता है, उस जो पत्थर हो जाता है, उनको श्राप मिला रहता है, पत्थर हो जाती हैं। और जब रामचंद्र जी पत्थर को छूते हैं तो वो फिर अपने पूर्व जैसे रूप में आ जाती हैं। तो जब विंध्य के जो वासी रहते हैं उनको पता चलता है कि जो रामचंद्र हैं वहां पर पत्थर छू दिया और वो पत्थर नारी हो गई, तो वो लोग आपस में बात करते हैं कि रामचंद्र जब इधर से गुजरेंगे तो हर पत्थर को वो छू देंगे और हर पत्थर नारी हो जाएगी, और हर मतलब जो ऋषि मुनि रहेंगे सबको एक एक पत्थर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सुनने के बाद क्या हो रहा है? हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा हास्य रस।
अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है अलंकार, जैसे किसी स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, ठीक है, जैसे किसी स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ती है, वैसे ही शब्दों और अर्थों की शोभा किससे बढ़ती है? अलंकार से। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है बेटा आभूषण, आभूषण या गहना होता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या 5? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्था अलंकार। मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या हो जाएगा? मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ठीक है। यहाँ पर योजक चिन्ह के बाद जहां पर सासी से आए वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? ये जब सीता जी को रावण जब हरण करके ले गया होता है तो उस समय जो रामचंद्र जी रहते हैं वो बहुत विलाप करते हैं और बाहर निकल के जो भी पक्षी मिलते हैं, खग मृग मिलते हैं, जो भी मिलते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम हिरण के समान मतलब नेत्रों वाली सीता जी को तुमने कहीं देखा है? तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर क्या भाव आ रहा है बेटा? यहाँ पर शोक आ रहा है ना, विलाप कर रहे हैं, तो यहाँ पर करुण रस होगा। जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करते हैं वे कहलाते हैं। जो वाक्य में जो अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? जो अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं उसको अर्थालंकार कहते हैं और जो शब्द की शोभा बढ़ाते हैं उसको शब्दालंकार कहते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 58। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र में छंद शास्त्र में वर्ण हैं 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 में हो जाएगा 2, ठीक है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अर्थवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो ये बेटा मिलता है ऋग्वेद में। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन है, चमत्कार है, आभूषण है या इनमें से कोई नहीं? तो पहले तो आभूषण होगा ही नहीं, ये पहले ही रॉन्ग है। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंधन है। जब प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु का नाश हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कौन सा रस होता है? ठीक है, जब कोई प्रिय वस्तु या मतलब जब कोई प्रिय वस्तु या प्रिय लोगों का नाश हो जाता है या हम उससे दूर होने के बारे में सोचते हैं तो उस समय हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? जैसे ये पेन, ठीक है, ये पेन मेरे लिए बहुत लकी है। मैं 1 मिनट के लिए सोचूं ये पेन मेरे लिए बहुत लकी है और ये पेन खो जाएगा या तो फिर कोई मुझसे ये कह दे कि ये पेन मुझे दे दो, तो मेरे मन में कैसी उस समय भावना है? नहीं, मैं पेन नहीं दूंगी, ये मेरे लिए बहुत लकी है। या ये पेन खो जाए तो हमारे मन में उस समय क्या आएगा? शोक का भाव आएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा? करुण रस। ठीक है बेटा। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, जहां पर भी योजक चिन्ह के बाद सासी से आए, ठीक है, जहां पर भी योजक चिन्ह के बाद सासी से आए वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मनु मानो जनु जानो, जहां आए वहां क्या मानो? वहां पर उत्प्रेक्षा मानो। मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आता है मात्रिक छंद के अंतर्गत? दोहा भी आता है, रोला भी आता है, सोरठा भी आता है, तो ये हमारा आंसर सभी राइट हो जाएगा।
रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, रोला है या सभी है? क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 का क्या हो जाएगा बेटा? ये रोला है, सॉरी दोहा है, रोला नहीं दोहा है। शीस पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब ये देखिए, ये लाइन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे मन के, आप लोगों के मन में क्या आ रहा है? शीस पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब ये जो लाइन है वो सुनने के बाद हंसी आ रही है, तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? अब ये क्या? गंजा। अब गंजा को देख कर हंसी आ रही है ना, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। कोई भी हालत हो जाए लेकिन गंजे के जो सिर पर से बाल, कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो जब उसके सर पे बाल ही नहीं है तो बाल बाका होगा कहां से, है ना? तो यहां पे हो जाएगा हास्य रस। ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव, ये तो वेरी सिंपल है, शोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणि खोए भुजंग से जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब यहां पर देखिए, मणि खोए भुजंग से जननी, फनसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर तुमने किया न्याय, नहीं, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर दो अर्थ मिलते हैं बेटा। एक उस समय का है जब दशरथ जी, ठीक है, जब दशरथ जी श्रवण को मार देते हैं, और श्रवण क्या रहते हैं? इकलौते बेटे रहते हैं, और वो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जब जाते हैं तो उनकी माँ जो है वो बहुत विलाप करती है, बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है। तो यहाँ पर कौन सा रस आ जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा करुण रस। ठीक है बेटा। निम्न में से कौन रस के अंग हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ये सभी हो जाएगा, और एक संचारी भाव भी होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 का, 72 का क्या हो जाएगा बेटा? सभी विकारी शब्द है। ठीक है। जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहां अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, या अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 73, वहां पर उपमा अलंकार होता है। सुन के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विसरे करुणाएन, चितई जान की लखन तनु। अब यहाँ पे देखिए, पता है ये जो भी है सोरठा है। ठीक है, सोरठा है, रोला है, या तो फिर सवैया है, कुंडलियां है। पहली बात कि सवैया और कुंडलियां आप लोग के सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत कर दीजिएगा आप लोग, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, रोला और सोरठा में से ही होगा। ठीक है, तो ये आप बताइए कौन सा होगा? रोला और सोरठा में से ही होगा, तो कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, तो ये देखिए, सुन के बट के बैन, ये ऐसे मिलाइएगा बेटा। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे रायमंड्स वर्ड होता है ना, रायमंड्स वर्ड होता है इंग्लिश में ना, वैसे ही ऐसे आप मिलाइएगा। ये एन और बैन, ये रायमंड्स वर्ड मिल रहा है, बस यहाँ पे सोरठा लगा दीजिएगा। बस ज्यादा आप लोग को मात्रा लगाने में भी टाइम वेस्ट नहीं करने, बस रायमंड वर्ड्स ढूंढिए कि एन और बैन मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम मिलना चाहिए, बस वहां पर सोरठा हो जाएगा। रसों की संख्या है कितनी है? 7, 8, 9, इनमें से कोई नहीं, तो रसों की संख्या है बेटा 9। ठीक है। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने घाट, मनो नील मणि। अब यहां पर देखिए, मनो मानो, जनु जानो, जहां आए वहां पे क्या मानो? वहां पर उत्प्रेक्षा मानो।
रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं ये तो सबको पता है, 4 चरण होते हैं। करुण रस का स्थायी भाव ये भी पता है। शो नाना वाहन नाना वेसा विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहु बाहु। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? नाना वाहन नाना वेसा विहसे शिव समाज निज देखा। शंकर भगवान जो हैं वो अपने ही बारात को देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि वहां पर तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के वेशभूषा के लोग रहते हैं। किसी का हाथ नहीं रहता है, किसी का सिर ही नहीं रहता, किसी का मुंह रहता है तो इतना बड़ा, किसी का पैर नहीं रहता, किसी का पैर रहता तो बहुत बड़ा। तो जो शंकर भगवान रहते अपने ही बारात को देखकर हंसने लगते हैं, तो वहां पर हो जाता है हास्य रस। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से, जहां पर भी योजक चिन्ह के बाद सासी से आए वहां पर उपमा अलंकार है। मनु मानो जनु जानो, जहां आए वहां क्या मानो? वहां पर उत्प्रेक्षा मानो। लिख कर लो, हाँ ये भी है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि, यहाँ व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। इससे पहले एक मैंने करवाया, अब यहाँ पे बताइए। देख और लेख राइमिंग्स वर्ड मिल गए, यहां पर क्या हो जाएगा? सोरठा। ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? भय विस्मय उत्साह। उत्साह और हास दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, हास है। ठीक है, उत्साह हास, हास है। यह सब मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में क्या होती है? 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? सममात्रिक छंद है। यह कौन सा है? 84, क्वेश्चन नंबर 84 का क्या हो जाएगा? यह रोला है। रोला किस प्रकार का छंद है बेटा? यह अभी तो देखा मैंने, यहाँ पे ये सममात्रिक छंद है। ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय। यहां पर योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं आ रहा है, इसलिए ये रूपक अलंकार। सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है? सिंगार रस रति है, हास है, भय है, उत्साह। तो बेटा सिंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है। सोरठा छंद में चरण होते हैं 4, 2, 3, 1, 4 चरण। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 है ना। सोरठा के प्रथम और द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन नंबर 90। सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि का डूबी का सहारा कहाँ है। अब इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है? कौन सा रस होना चाहिए? प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि। अब यहाँ पे पहले ही आ गया दुख। मैं बोली हूं, मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, शब्दों को पकड़ सीखिए। ठीक है, शब्दों की पकड़ सीखिए। जब यहाँ पे दुख आ गया तो बस ज्यादा आप लोग को माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर करुण रस लगा दीजिए। अब यहां तक की चीजें बेटा आप लोग को समझ में आई है तो फटाफट लाइक करते रहिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, आगे चलिए। अब वहां तक आप लोगों का हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो गया है। 1-2 क्वेश्चन ग्रामर के और मिलेंगे, लेकिन यहां से आप लोग के संस्कृत के क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन अभी तक हम लोग 4-5 मॉडल पेपर सॉल्व किए और 4-5 मॉडल पेपर में देखे कि संस्कृत का जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी बहुत कंफ्यूजन वाला आता है ना। चलिए, युष्मत का सप्तमी एक वचन का रूप है क्या है? त्वयि है, तव है, त्वत है, ते है। क्या हो जाएगा भाई? 93 का पहला क्या हो जाएगा? युष्मत की विभक्ति योग वचन बताइए। षष्ठी, सप्तमी, पंचमी या चतुर्थी? 94 का। जिसको आता है भाई फटाफट रिप्लाई देते रहो, जिसको नहीं आता है वो आंसर का वेट करते रहिए। 94 हो जाएगा बेटा पंचमी बहुवचन। ठीक है, युष्मत। तद
तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा तम, तेन, तस्मै या तस्य। 95 क्वेश्चन नंबर 95 का क्या हो जाएगा? तद। ये भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था, है ना? इसका हो जाएगा ग। तस्मै। तेसाम तद पुल्लिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीया या षष्ठी। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 का फटाफट बताते रहिए। ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तानि तद शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी। 97 क्वेश्चन नंबर 97 का बताइए भाई फटाफट। तानि तद ये ख है। युष्मभ्यम किस विभक्ति का, युष्मभ्यम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है बताइए? चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन नंबर 98 ये हो जाएगा चतुर्थी बहुवचन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं। युष्वो, युववो, युववो, योह, युवयोह किस की विभक्ति एवं वचन है? प्रथमा, सप्तमी, तृतीया या पंचमी। 99 का क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ख, सप्तमी द्विवचन, ठीक है, ठीक है, पंचमी द्विवचन, ख आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे 100 निम्नलिखित में से कौन सा पद उद्देश्य हो सकता है? संज्ञा भी है, विशेषण भी है, सर्वनाम भी है, इसका मतलब ये उपयुक्त सभी है। यहाँ तक 100 क्वेश्चन हो गया बेटा, अभी और भी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग के संस्कृत से थे, संस्कृत कहाँ तक था? 99, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी क्वेश्चन और है। निम्नलिखित में से कौन सा पद उद्देश्य नहीं हो सकता है? क्रियार्थक संज्ञा, वाक्यांश या क्रिया या वाक्य रूप। 101 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट आप लोग बताते रहिए कि 101 का आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं हो सकता है, कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता है? तो क्रिया। वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है क्या कहलाता है? विधेय, शब्द, पदक्रम या जिज्ञासा। 102 का क्या हो जाएगा? वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में बताता है, सूचना देता है, वो विधेय कहलाता है। इसमें से भी बेटा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जानवर दौड़ते हैं, इस वाक्य में दौड़ते हैं क्या है? उद्देश्य है, सर्वनाम है, विधेय है या विशेषण है? 103 का क्या हो जाएगा? ये विधेय है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, निषेधात्मक, संकेतार्थक वाक्य या क और ख दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क और ख दोनों। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के अध्ययन को कहा जाता है? वाक्य प्रयोग, वाच्य प्रयोग, शब्द प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। बताते रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बताइए भाई फटाफट। इसको बोलते हैं वाच्य प्रयोग। वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। कितने भेद होते हैं? 100। क्वेश्चन नंबर 106 इसके होते हैं 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 का 3 हो जाएगा। वाक्य में आए पदों के व्याकरणिक विश्लेषण को कहा जाता है? पद परिचय, वाक्य परिचय, वाच्य परिचय या इनमें से कोई नहीं। 107 का क्या हो जाएगा? इसको वाक्य में आए पदों के, उसको कहते हैं पद परिचय। जिन पदों के अलग अलग रूप, जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द, विकारी शब्द, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्या कहा जाएगा भाई? 108 का क्या हो जाएगा? फटाफट बताते रहिए। 108 का हो जाएगा ये विकारी। ये आप लोग देख के मत लगा दीजिएगा क और ख दोनों। पहले देखिए, जिन पदों के अलग अलग रूप वाक्य में
को विकारी बोलते हैं। ये भी मैं करवाई हूँ, ठीक है। इसका पूरा डेफिनेशन के साथ जो बच्चे क्लास किए होंगे उनको पूरा PDF भी मिला होगा और बहुत अच्छे से मैं वहां समझाई भी हूँ, तो आप लोग उस क्लास को एक बार जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। आगे है, विकारी पद के कितने भेद हैं? 6, 4, 5, 3। कितने विकारी पद के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर दीजिए भाई फटाफट। इसका हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या उपयुक्त सभी? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है? विस्मयादि, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हो ना, तो वहां पे अलास है, हुर्रे है ना, तो ये सारी चीजें क्या आती है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आती है। उसी को हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी जब हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसका ये साइन होता है ना, वैसे ही हिंदी में विस्मयादि बोधक का साइन क्या है? ये है। इसलिए हमारा विस्मयादि बोधक जो है अव्यय ये है। किंतु परंतु तेज ये सब नहीं है, वाह है, आ है, ठीक है। ऐसे जब आते हैं तो वहां पर विस्मयादि बोधक है। इसलिए मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बता दी एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि आप लोग को इंग्लिश पढ़े होगे अगर ये सेंटेंस, तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप कितने क्वेश्चन हुए? 111, ठीक है। 111 सगुन के हैं, 111, ठीक है। अब 22 को आप लोग का पेपर है तो शगुन लगा दिया जाए। अच्छा पेपर आप लोग का हो। 110 क्वेश्चन ही बन रहे थे, ठीक है। 110 क्वेश्चन ही बन रहे थे चारों सेशन को मिला के, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में है, इसलिए 110 बन रहे थे। मैंने एक क्वेश्चन और ऐड किया, ये वाला लास्ट वाला, ताकि मेरे बच्चों को सारी चीजें अच्छी हो, शुभ हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 111 क्वेश्चन बना है। आई होप आज की सेशन और आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते भी रहिए, ढेर सारा मेहनत भी करते रहिए, ठीक है। और सेशन को लाइक और शेयर भी करते रहिए।